वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक रहना। ये आपका फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। क्या टॉपिक है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। क्या है? विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, आप लोग भी जानते हो। तो इस हम टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, थोड़ा इसके बारे में देखिएगा। ठीक है, तो वही है कि आपको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक रहना, चीजें तभी आपको समझ आने वाली है। क्या है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस की प्रमेय ये होती है आपकी गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे आपका ये विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे हम पहले। क्या है विद्युत फ्लक्स? ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोई आपका रखा है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका एरिया आपका क्या है? ds। ठीक है, एंगल कुछ बनेगा जो भी है, ये विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है? E। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि में विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आपका काल्पनिक पृष्ठ, उससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, कुल विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, याद रखना। इसकी डेरिवेशन मतलब आपका इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहो, परिभाषा लिखना चाहो, क्या होगी आप लिख सकते हो। इस तरीके से ये डायग्राम बनाओगे। ये आपकी लाइंस क्या है? ये आपकी विद्युत बल रेखाएं। क्या है? ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। ठीक, अगर आपसे कोई कहे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपको नॉर्मल क्या करें, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आप आसानी से कह सकते हैं, आपको ज्यादा डेफिनेशन डीप में नहीं जाना है। आपको नॉर्मल अगर लिखना है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आपको यही बताना है कि इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। ये आपका क्या है, ये आप जानते हो, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कोई आपसे कहे विद्युत फ्लक्स, आप आसानी से बता सकते हो विद्युत फ्लक्स क्या होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ, उससे होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई ई से। ठीक है, याद रखना, विद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। और फाई ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ई ए। ठीक है, ई डॉट ए, ये फॉर्मूला होता है। ई डॉट ए मतलब ई फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए आपका क्या है यहाँ पर? ये आपका विद्युत क्षेत्र है, बोले तो सरफेस है, एस भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ई एस भी लिख सकते थे, हम चाहते तो ई ए भी लिखेंगे। ठीक है, तो वो तो आप पे डिपेंड करेगा, चाहे आप
एस लिख सकते हो, चाहे आप ए लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है एरिया ही आपका, ठीक है क्षेत्रफल। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो याद रखना विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, याद रखना, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक, याद रखना क्वांटिटी। अगर कोई आपसे ये कहे कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो कैसी है, अदिश राशि, जिसे हम इंग्लिश में बोले स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स के बारे में आप जान सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ से फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है। जब हम ये डॉट का साइन हटाते हैं तो आपका क्या आता है, कॉस आता है, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, फाई ई इक्वल टू विद्युत फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या अगर डॉट हटाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, कॉस आएगा, तो ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और ये ई तो आप जानते हो ई क्या होता है, ई आपका विद्युत क्षेत्र होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रखना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत क्षेत्र। ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और ए क्या है, ए आपका एरिया है, क्या है, एरिया, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखना ये क्षेत्रफल है और ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ रहा है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का मात्रक। मात्रक क्या होता है, क्या, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, वो सॉरी, विद्युत क्षेत्र का तो आप जानते हो न्यूटन पर कूलाम होता है, लेकिन किसकी बात करें हम, किस कौन सा टॉपिक आपका चल रहा है, विद्युत फ्लक्स। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, ये देखो ये क्या लिखा है, ई और ए, ई आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, यही तो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, न्यूटन पर कूलाम। और इनटू में क्या है, ए क्या है आपका एरिया, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है, पर कूलाम, याद रखना, ठीक है। ये क्या है आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगर कोई आपसे कहे कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, वो सॉरी विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये हो गया, ठीक है। ये किसका है, विद्युत फ्लक्स का है, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये तो हो गया, ठीक है। अगर कहीं आपसे फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। जहां ई आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। एंगल आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, तो मात्रक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी पहचान भी आप कर सकते हो, डेफिनेशन भी लिख दी मैंने, डायग्राम भी बना दिया आपका, ठीक है। अब ये कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, ठीक। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। यहां तक हम अब आपको कि अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन बन जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा, वो भी हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। इस पर किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो वो हम करेंगे किसमें, नेक्स्ट स्लाइड में, अगली वाली स्लाइड में, ठीक है। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे गॉस की प्रमेय का सत्यापन। तो गॉस की प्रमेय किस तरीके का, ये एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय का, तो ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा क्या है इसका एग्जांपल। एक समतल पृष्ठ का, क्वेश्चन समझना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो
एक प्लेन सरफेस है, उसका एरिया दिया है आपको, क्षेत्रफल कितना है 2.1 मीटर स्क्वायर, ये क्या है क्षेत्रफल है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर E इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम में स्थित है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। आपको क्या निकालनी, जो सरफेस है उससे निकलने वाला टोटल आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक है सर, टोटल फ्लक्स निकाल देंगे, बिल्कुल निकालेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि नंबर 1 विद्युत क्षेत्र E की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है तब विद्युत फ्लक्स निकालना है। और फिर जब विद्युत क्षेत्र की E की दिशा पृष्ठ की कैसी है, समांतर है, तो आपको समांतर है तब विद्युत फ्लक्स निकालना है। और जब E की दिशा पृष्ठ के लंबवत है तब आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो दो कंडीशन में आपको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो चलिएगा यहां पर देखो, फोकस आपका कहां पर होना चाहिए, सीधा स्क्रीन पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। तो देखो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सॉल्यूशन लिखने से पहले, कि करने से पहले क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया है वो लिखिए। तो गिवन सबसे पहले हमें दिया क्या गया क्वेश्चन में, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब A इक्वल टू कितना है 2.1 मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो E की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, E इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁵ और न्यूटन पर कूलाम। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है। तो यहां से नंबर 1 आपको क्या करना है, विद्युत पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, मतलब विद्युत फ्लक्स निकालना है, और वो भी कहां पर, पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, तो नंबर 1 क्या करना है कि विद्युत फ्लक्स तो निकालना ही है, तो यहां निकालेंगे जब क्या, जब क्या, जब विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत क्षेत्र E, जब विद्युत क्षेत्र E की दिशा, E की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत हो, ठीक है, लंबवत हो, तब आपका फ्लक्स कितना होगा, तब आपको क्या विद्युत फ्लक्स निकालना है, तब आपका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स। तो देखो आपका क्या होगा, समझो, थोड़ा फोकस करो। क्या है कि जब हमारे लंबवत की बात होती है तो आपको ये पता होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाता है। जब किसकी बात होती है, लंबवत की बात होती है, जब लंबवत की बात होती है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है विद्युत फ्लक्स की, तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू ली जाएगी लंबवत के लिए वो 0 ली जाएगी। कितनी ली जाएगी, 0। ये कंडीशन याद रखना कि जब विद्युत फ्लक्स की बात होगी और विद्युत फ्लक्स में लंबवत की बात होगी तो थीटा इक्वल टू कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। कब, जब थीटा, जब मतलब पृष्ठ के लंबवत की बात होगी तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 ली जाएगी। ठीक है, अब हमें विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है, ई फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी है 4.2 इंटू 10⁵ इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, अब इसे क्या कर लो आप, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस 4 पॉइंट इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इस वाले का इसमें गुणा करेंगे तो 8 और आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब जब 21 का गुणा 42 में करेंगे तो ये आ जाएगा 882। 21 का गुणा किस में करेंगे 42 में, तो 882 आएगा। पॉइंट कितने बाद, एक अंक ये, एक अंक, तो 2 अंक बाद, एक और एक यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और इंटू 10⁵ और इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 8.82 इंटू 10⁵। अब फ्लक्स से निकालना था हमें, तो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आपका पहले वाले का आंसर हो गया, पहले वाले का उसने कहा, पहले वाले में पृष्ठ के लंबवत है और क्या निकालना था, विद्युत फ्लक्स निकालना था, निकाल दिया।
अब दूसरा वाला इसी में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या करना है कि जब विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के कैसी है, समांतर, कैसी है, पृष्ठ के समांतर है, और जब समांतर की बात होगी तो थीटा इक्वल टू 0 लिया जाता है, लेकिन जब विद्युत फ्लक्स की बात होगी और समांतर के लिए तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, जब विद्युत फ्लक्स की बात होगी तो समांतर के लिए थीटा इक्वल टू क्या लिया जाएगा, 90 डिग्री, और जब लंबवत की बात होगी तो थीटा इक्वल टू 0 लिया जाएगा। किसमें लिया जाएगा, विद्युत फ्लक्स के लिए। तो बस हमें फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, यही हो तो होगा, ई फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, ई की वैल्यू कितनी दी है सर, ऐसा करो, ई की वैल्यू रखने से पहले ई ऐसे ही रखो ए, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ई और ई ए है जैसे का तैसा। cos 90 की वैल्यू, मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू ना रखें और पहले ही से देख लें cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 को गुणा करेंगे तो आपका 0। तो दूसरे वाले में अगर जब जब फ्लक्स की बात होगी और समांतर की बात होगी तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 होगा, फ्लक्स कितना होगा, 0। ठीक है, समांतर की बात होगी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाएगा, 90 डिग्री पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने तो फ्लक्स से ही तो निकालना था, क्या कह रहा था, पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, तो फ्लक्स से निकालना था। किस किस कंडीशन पर निकालना था, एक तो पृष्ठ के लंबवत निकालना था, तो लंबवत के लिए थीटा इक्वल टू 0 लिया, मैंने यहाँ पर 0 पुट किया और सॉल्व किया, आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पृष्ठ के समांतर होगी, तो समांतर के लिए 90 डिग्री लिया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस 90 की 0, 0 गुणा इसमें करें तो आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। तो समझ आ रहा है बच्चे, एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके भी बताइएगा जरा। चलिएगा देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका गॉस की प्रमेय है, उस गॉस की प्रमेय का पूरा डेरिवेशन करेंगे, और ये क्लास मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आपका ये दूसरा टॉपिक है, और वही टॉपिक है आपका क्या है, इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था, अब हम बात करेंगे किसके, गॉस की प्रमेय के बारे में। ये इंपोर्टेंट डाल लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, गॉस की प्रमेय। ये एग्जाम में किस तरीके से आएगा, वहां पर लिखे आएगा एग्जाम में कि गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो वो 3 नंबर में लिख के आएगा, 3 नंबर में आपका आएगा, तो आपको किस तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस का नियम क्या होता है, तो आपको लिखना होगा इस नियम के अनुसार, क्या, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, अगर गॉस की प्रमेय एग्जाम में आती है तो आपको क्या लिखना होगा, इस नियम के अनुसार, क्या समझ रहे हो, तो इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि क्या लिखना होगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ पर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ पर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है और उसमें गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब फाई ई इक्वल टू क्या, कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, गॉस की प्रमेय में बताया गया है कि इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि उसमें उपस्थित जो कुल आवेश होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, वो उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है कि गॉस ने बताया अपने नियम में, उन्होंने ये बताया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई ई इक्वल टू निकल के आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक ये फॉर्मूला हो जाएगा।
ठीक है, कि अगर आपसे कोई कहे कि गॉस का नियम क्या होता है तो आपको ये लिखना होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको हिंदी लिखनी ही पड़ेगी, क्या कि इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक और होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, वो हमने पहले वाले में बताया था, क्या कि इंटीग्रेशन इस तरीके से ई और डी एस, ई डी एस, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये कब होगा, जब फॉर्मूला लगता है कि जब आपको क्या एरिया दिया हो, सरफेस दिया हो, तब ये, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हो, और ये जब आवेश दिया हो तब ये विद्युत फ्लक्स निकाले हो, और ये दोनों ही फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। तो आपको गॉस के प्रमेय हेडिंग डाल देनी है और वहां पर लिखनी है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और उस किसी पृष्ठ आपको क्या गॉस की प्रमेय लिखनी है, तो बस आपको क्या करना है कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आपको नॉर्मल डेफिनेशन लग रही। अब वहां पर लिखा जाएगा कि उसकी उत्पत्ति कीजिए, तो आप लिखोगे गॉस की प्रमेय की उपपत्ति। ठीक है, तब आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप डायग्राम रट लीजिए, मैं बता रहा हूं, ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, क्या है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, जिसे हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको परिभाषा लिखने आएगी, नियम लिखने के लिए आएगा, तो जो मैंने बताया वो आपको करना होगा। फिर उसमें आएगी उपपत्ति कीजिए, डेरिवेशन करना है पूरा, कि आपको ये निकाल के लेके आना है। तो क्या करना होगा, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होगा कि प्लस क्यू आवेश है माना बिंदु ओ पर, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाओगे, एक गॉसियन पृष्ठ होगा और ये क्यू पॉइंट होगा, यहाँ पर ओ पॉइंट होगा, ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज स्थित होगा, ओ से आर दूरी पर क्या होगा, बिंदु पी है, ये आपका बिंदु पी है, यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, विद्युत फ्लक्स निकालना होगा। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है, डी आपका डी ओमेगा क्या है, ये आपका आंतरिक कोण है, क्या है, आंतरिक कोण, इसे बोल सकते हैं हम आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण ये है। और ds आपका क्या है, तो ये आप जानते हो, ये आपका क्या है, सरफेस है, ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ। और e आप जानते हो विद्युत क्षेत्र है, ds इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा है। तो क्या लिखेंगे आप, किस तरीके से लिखोगे, माना एक गॉसियन पृष्ठ, माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिसमें बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O पर क्या है, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जहां बिंदु O से R दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और जो आपका ds है वो आपका पृष्ठ सरफेस है, और d ओमेगा आपका आंतरिक कोण है, और जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो विद्युत फ्लक्स ही तो निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ई और डी एस, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो हम ये फ्लक्स का ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ई चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आपने देखा होगा, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब एक बिंदु आवेश दिया हो, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बिंदु ओ के कारण, बिंदु ओ के कारण, बिंदु ओ के कारण बिंदु ओ पर, हाँ बिंदु ओ पर लिखेंगे, ठीक है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण, के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा फॉर्मूला, आप बताएंगे। देखो
तुरंत आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद आप लिख सकते हो माना आना, जो मैंने आपको बताया कि माना प्लस के वो बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश, इस तरीके से। फिर आपको क्या करना होगा कि ई हमें निकालनी होगी, क्योंकि ई यहाँ पर है तो ई आपको यहाँ से निकालोगे। क्या कि जब एक आवेश दिया हो और कुछ दूरी दी हो, तो एक बिंदुवत आवेश जब दिया हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, यही तो होती है। E इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर, ये होती है ना। बिल्कुल, आपको भी याद होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा जब आपको एक आवेश दिया है और कुछ दूरी दी है हमें r, और वहां पर हमें क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। इसे मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कर लिया, हमें E चाहिए थी तो हमने E निकाली, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ये निकाल लिया। अब हमें देखो, अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तब यहां पर लिखेंगे, विद्युत तब विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई डी फाई ई इक्वल टू, डी क्यों लगाया, क्योंकि डी इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर एरिया तो एस नहीं दिया है, का क्या दिया है आपका डी एस, तो डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई और डी एस, ये होगा फॉर्मूला, बिल्कुल होगा आपका। ठीक है, तब विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई और डी एस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको क्या कर देना है कि डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की वैल्यू आपको क्या दी है, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यही पुट करोगे। ई की वैल्यू 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, ये आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे और यहाँ पर क्या लिखा है, ds। बिल्कुल है सर, इतना हो गया। ठीक है, इतना दिमाग लगा लिया। अब हमें क्या करना होगा कि जो ये वैल्यू है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले का यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें, कैसे सर, तो देखो डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन और इसका हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्यू मैंने बाहर ले लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इंटीग्रेशन या फिर डी ओमेगा इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्यू, आपका क्या है, क्यू तो नहीं होगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। एक बार देख लें आप लोगों को समझ आ रहा, वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लें। ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया चीज है। देखो फिर से एक बार, तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक है, ई डी एस ये होता है। अब जब ये डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस आता है। चाहो तो यहाँ पर हम कॉस थीटा और जोड़ लें, क्योंकि हमसे यहाँ पर कॉस थीटा भी तो होता है फॉर्मूला में, जब डॉट हटाता है तो कॉस थीटा आ जाता है जी, यहाँ से डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर और डी एस कॉस थीटा। ठीक, इतनी वैल्यू हो गई। अब देखो ये 1/4πε0 जैसे का तैसा। ठीक, अब आपका क्या, और ये Q मैंने इसका इसमें गुणा कर लिया तो Q भी यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब आपका क्या, डी एस कॉस थीटा अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाना आपको बहुत अच्छा चीज है, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये जो वैल्यू होती है, देखो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी होती है, डी ओमेगा की। किसकी होती है, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी डी ओमेगा की। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई ई। ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, कि Q बाहर मैंने ले लिया और ये 4πε0 बाहर ले लिया। ठीक है, अब आपके पास बचा अंदर इंटीग्रेशन और ये वाली वैल्यू, यही तो बची, ये वाली डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये बचेगी वैल्यू। तो आपका हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने की वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा, इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी ओमेगा। ठीक है, क्या इतने की वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा। ठीक, डी ओमेगा, और डी ओमेगा आप जानते हो आंतरिक कोण होता है। ठीक है, अब इतने की वैल्यू क्या होती है सर, इंटीग्रेशन डी ओमेगा की, ये इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, समाकलन, तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है फाई, 4 पाई क्या होती है 4 पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाई ई इक्वल टू निकल के आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होती है गॉस की प्रमेय, यही तो होती है गॉस की प्रमेय। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, इतना ही है टॉपिक, यही है आपका इस क्लास का सबसे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है या फिर कोई डेरिवेशन है इस क्लास का, वो यही है गॉस की प्रमेय। इसे एक बार नहीं समझ आए, बार बार देखना बच्चों, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, गॉस की प्रमेय कैसे आपको करनी होगी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या होती है, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो वही हमने कर दिया, ये हो गया। अब आपको क्या करनी, उपपत्ति करनी होगी, तो लिखोगे आप हेडिंग गॉस की प्रमेय की उपपत्ति, और फिर ये इस तरीके का डायग्राम बनाओगे। ठीक है, जिसमें प्लस क्यू चार्ज होगा, वो बिंदु ओ पर, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, जो ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। ठीक है, डी एस आपका क्या है, पृष्ठ है उसका, ई आपका विद्युत क्षेत्र है, डी ओमेगा क्या है आपका आंतरिक कोण है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स, और जब विद्युत फ्लक्स निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये होता है। तो ई हमें निकालना है, क्योंकि ई की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में। तो ई कैसे निकलेगी, जब एक आवेश दिया हो, दूरी दी हो, तो विद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये होता है। इसे मैंने इक्वेशन पर डाल दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तब हमें विद्युत फ्लक्स निकालना, तो तब विद्युत फ्लक्स फाई ई मतलब इंटीग्रेशन आपका डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डी ई डी एस कोस थीटा, ये आप लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन अभी मत लगाओ, इंटीग्रेशन कब लगाओ मैं बताऊंगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन अभी मत लगाओ, ये इंटीग्रेशन अभी मत लगाओ। ठीक, इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर लग जाएगा, लगा नहीं है। ठीक है, ये है। अब देखो इंटीग्रेशन आपका हटेगा क्या, कहाँ पर, यहाँ पर जाके हट जाएगा। देखो, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, यहाँ भी मन लगाओ इंटीग्रेशन अभी। ठीक, अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, समझना क्या है, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। अब ई की वैल्यू क्या है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, डी ई डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ई की वैल्यू क्या है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने ई की वैल्यू क्या रख दी, ये वाली पुट कर दी, और डी एस कोस थीटा जैसे का तैसा। तो अब हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो ये एक साथ लिख लिया, और ये और इसके नीचे ये डी एस कॉस थीटा, और अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसके नीचे अपॉन में आर स्क्वायर कर दिया। इतने की जो वैल्यू होती है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू जो होती है वो होती है डी ओमेगा की। किसकी होती है, डी ओमेगा की। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डी ओमेगा कर दिया बिल्कुल। अब ये डी कैसे हटेगा, ये डिफ्रेंसिएशन का साइन कब हटेगा, जब हम इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। ठीक है, समाकलन करने पर, तो जैसे ही मैंने समाकलन किया तो ये d की वैल्यू हट गई, d हट गई यहाँ से, तो फाई ई रह गया। यहाँ पर समाकलन करोगे तो ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, और इसमें इंटीग्रेशन आ गया ये, और ये इतने की वैल्यू क्या हो गई, ये चाहते तो ये इंटीग्रेशन ऐसे करके आता, और इतने की वैल्यू क्या है, डी ओमेगा है, इतने की वैल्यू क्या है, डी ओमेगा।
तो डी ओमेगा रख दिया इतनी की जगह। अब इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 4 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई रख दिया। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो आपका क्या बचा, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी क्या थी, गॉस की प्रमेय थी बच्चों। आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं फिर भी समझ आई तो एक बार नहीं 2 बार आप बैक कर करके बार बार देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन चीज रट जाएगी। बस इसमें करना ही क्या है, 2 चीजें तो हमें निकालनी है। क्या कि सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आ जाएगी वो विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले में उठा के रख दोगे। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई की वैल्यू वहां रख दोगे, फिर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी ओमेगा की। और इंटीग्रेशन डी ओमेगा किसकी वैल्यू होती है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाता है। तो बहुत इजी, आप खुद से आप कोशिश करना नोटबुक पे करने की, से तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके क्या क्या टॉपिक क्लियर हुए। एक तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसका डायग्राम किस तरीके से बनाओगे और उसकी डेफिनेशन किस तरीके से दोगे और उसका मात्रक क्या होगा वो क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे आपके टॉपिक क्या, उस पर जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। अन्यथा हम क्वेश्चन की एक और क्लास, एक और पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम इसकी विद्युत फ्लक्स पर और गॉस की प्रमेय पर जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेकर रख देंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, आपका गॉस की प्रमेय का पूरा डेरिवेशन हो गया और आपके कुछ क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। तो ये क्लास अच्छी रही, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम मिलेंगे अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट नंबर 2 इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये आपका फिजिक्स का 2nd चैप्टर है, तो शुरू से मतलब देखते रहना, आपका इसी तरीके से कोर्स आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।